Hi everyone. Today discuss about न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर हम लोगों का चल रहा था बल तथा गति के नियम के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बल के प्रकार पढ़ लिया, बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सभी चीज़ों के हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा कर लिया। आज हम लोगों को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स के बारे में। न्यूटन जो थे, न्यूटन ने क्या क्या उपाधि दिया। ठीक है, न्यूटन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले न्यूटन कौन थे, कहाँ के थे, और उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही क्यों इस गति के नियमों को रखा गया, उनके नाम पे क्यों रखा गया, ये सभी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले न्यूटन्स जो थे, सर आइजक न्यूटन उनका पूरा नाम था। क्या नाम था? सर आइजक न्यूटन। क्या नाम था? सर आइजक आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन इनका पूरा नाम था, सर आइजक न्यूटन था। ठीक है, उन्होंने, अब सबसे पहले बड़ी बात आता है कि ये थे कहाँ के? ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। क्या थे? अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था? सर आइजक न्यूटन था। ठीक है, उसके बाद हम इनके गति के नियमों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या किया, 1642 से लेकर के सन 1642 से 1724 ईस्वी तक 1724 ईस्वी तक इन्होंने गति के बारे में क्या किया? अध्ययन किया, गति के नियमों के बारे में अध्ययन किया, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था प्रिंसिपिया। एक पुस्तक लिखा, उसका क्या नाम था? प्रिंसिपिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बुक लिखा, मतलब अध्ययन किया, गति के नियमों का अध्ययन। इन्होंने क्या किया? गति का अध्ययन किया सन 1642 से लेकर 1724 ईस्वी तक। 1724 ईस्वी, सॉरी 1724 या 1727, सॉरी 1727 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? गति पे इन्होंने अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1687 ईस्वी में इन्होंने 1687 ईस्वी में एक नियम दिया जिसका नाम था न्यूटन के गति नियम। इन्होंने खूब ज़्यादा अध्ययन किया, पढ़ाई किया, इसके बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखा प्रिंसिपिया। उसमें उन्होंने लिखा कि गति जो है किन किन चीज़ों से हरकत करते हैं, कैसे कैसे हरकत करते हैं, ये सभी चीज़ जो है इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और इन्होंने कितना दिन तक अध्ययन किया? 1642 से लेकर के 1727 ईस्वी तक गति जो है, गति के बारे में अध्ययन किया, और उन्होंने क्या लिखा? एक पुस्तक लिखा। इनका पूरा नाम क्या था? सर आइजक न्यूटन था। ये कहाँ के थे? अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेज के होते, जाहिर बात है कि ये इंग्लैंड के होंगे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, और इनके नाम पर ही क्यों गति करी? इन्होंने क्या किया कि गति के नियमों का इतना ज़्यादा अध्ययन किया कि इनके सम्मान में क्या किया गया कि ये नियमों का नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पड़ा। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि न्यूटन ने कौन सा बुक लिखा? न्यूटन ने प्रिंसिपिया बुक लिखा, और इन्होंने कितना दिन तक अध्ययन किया? 1642 से लेकर 1727 ईस्वी तक गति के अध्ययनों का गति पर इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, और इन्होंने कब नियम दिया? 1687 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि गति के नियमों को दिया, गति के नियम दिया। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, हम किताबी भाषा में आपको बता दें कि महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले गति के नियमों को सन कब दिया था? उन्होंने 1687 ईस्वी में क्या किया? गति के नियमों को दिया। ठीक है, और एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, और इन्हीं के सम्मान में इस गति के नियमों का नाम रखा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और ये नियम जो है, कितने नियम है? 3 नियम है। इन्होंने जो नियम दिया वो 3 नियम है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, सबको वन बाई वन हम लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए ये जो है बहुत ही अच्छा है। आप न्यूटन्स के लॉ को पढ़िएगा, इसको समझिएगा, तो इतना ज़्यादा आपको खुशी मिलेगा। इतना अच्छा से इन्होंने समझाया है। हम भी कोशिश करेंगे आपको अच्छा से समझाने के लिए, ठीक है। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखिए पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामा अवस्था सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनाए रखती है। फिर से सुनिएगा, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामा अवस्था सरल रेखा में, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामा अवस्था सरल रेखा में एक समान गति से बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। देखिएगा ये जो आपका लॉ है, फर्स्ट लॉ है, फिर से सुनिएगा, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामा अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल प्रहार न करे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लॉ को लिखते हैं। ये लॉ जो है दो भाग में है और इस लॉ से क्या मिलता है, एक बल की परिभाषा मिलता है और दूसरा जो है जड़त्व की। आप बने रहिएगा, हम बताएंगे। ये लॉ जो है दो पार्ट्स में है और कहाँ से कहाँ तक ये बल की परिभाषा को देता है और कहाँ से कहाँ तक ये जड़त्व की भाषा को देता है। आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए डिफिनीशन है, प्रत्येक वस्तु एक मिनट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था सरल रेखा में एक समान गति से बनाए रखना चाहती है तब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। देखिए ये हो गया आपका डेफिनेशन। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति से बनाए रखना चाहती है तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल प्रहार न करे, बाह्य असंतुलित बल प्रहार न करे। अब देखिएगा यहाँ तक जो है आपका डेट मार्कर यूज कर लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पार्ट है इसका, ठीक है। करेगा प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था सरल रेखा में एक समान गति से गति को बनाए रखना चाहती है, ठीक है। यहाँ तक एक है, ठीक है। और दूसरा जब स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए असंतुलित बल कार्य न करे, ठीक है, असंतुलित बल कार्य न करे। अब देखिए ये जो है प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था बनाए रखना चाहती है, इससे क्या होता है, बल की परिभाषा मिलता है। ये जो है आपका क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बल की परिभाषा मिलता है। अब कैसे मिलता है हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए इसके दो भाग है, आपको तो पता है। इसके ये जो आपका डिफिनीशन है ये दो भाग में है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि ये डिफिनीशन आपका दो भाग में है। इससे क्या होता है कि बल की परिभाषा मिलता है, यहाँ तक बल की परिभाषा मिलता है और दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या करता है, जड़त्व की परिभाषा देता है। दो चीज़, पहला अगर आपसे पूछते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में न्यूटन पूछता है कि वो कौन सा नियम है, न्यूटन का वो कौन सा नियम है जिसमें बल की परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा। इसे ये भी पूछ सकता है बल की परिभाषा कौन से लॉ से मिलता है, ये भी पूछ सकता है कि किस नियम को, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। इस नियम को, फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इस नियम से क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है, ठीक है।
और बल की परिभाषा कैसे मिलता है हम आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, पहला आपको उसमें प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा। आप देखिए कोई वस्तु जो है, अगर आप क्या करते हैं कि टेबल पे किसी बुक को रखते हैं तो वो दिन भर वहीं पे पड़ा रहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप आते हैं कहीं से, उस बुक को उठा के कहीं दूसरी जगह रख देते हैं, तो इसमें क्या हुआ, आपको इसमें जो आपका लगा बल अप्लाई किए, तो इसमें क्या हो गया कि बल लगा के आप इस वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रखे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लॉ जो होता है वो कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था को तब तक बनाए रखना चाहते हैं जब तक कोई बाह्य बल और संतुलित बल उस पर कार्य न करे। ठीक है, जैसे ये क्या करता है, एक समान गति से चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है, अगर इस पे क्या करेंगे, असंतुलित बल इस पे प्रहार करेंगे तो ये अपनी दिशा को बदल देगा, या स्पीड को तेज कर देगा या स्पीड को कम कर देगा, यही होगा। ठीक है, तो इससे फर्स्ट लॉ को हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है, अपनी विरामावस्था को तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक कि किसी को कोई बाह्य बल प्रहार करे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जैसे आप इसके मतलब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कहता है कि कोई वस्तु जो है रुका हुआ है, तो वो अपने जड़त्व, उसका जड़त्व जो होता है शून्य होता है। ठीक है, उसका जड़त्व जो होता है शून्य होता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने जगह को ही बनाए रखना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं। क्लियर हो गया। ठीक है, पहला जो हुआ ये क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है फर्स्ट लॉ से। दूसरा जो होगा जड़त्व का नियम मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन कौन से लॉ से क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, फर्स्ट लॉ से। अगर पूछेगा कि न्यूटन के कौन से गति नियम से क्या होता है, जड़त्व का नियम मिलता है, आप क्या बताएंगे, कौन से नियम से जड़त्व का नियम मिलता है, तो फर्स्ट लॉ आप बताएंगे। ठीक है, दो बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। या देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग गैलीलियो के सम्मान में इसका नाम भी हम लोग क्या किए, जड़त्व का नियम रख दिए। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, ये फर्स्ट लॉ को इसे लिखेंगे, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे अब जड़त्व का नियम कौन दिया था, गैलीलियो ने दिया था। आप यहाँ पे लिख लीजिए, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। दूसरा चीज न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। अगर आपसे पूछे कि न्यूटन के कौन से नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है न्यूटन सेकंड लॉ से प्राप्त होता है। न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और बल का परिभाषा जो मिलता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड लॉ से क्या मिलता है, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से। बल की परिभाषा किससे प्राप्त होता है, फर्स्ट लॉ से। ठीक है, किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। यहाँ से 3 क्लियर हो गया, आपका इतना क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल के जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा जड़त्व के बारे में, इनिशिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जड़त्व क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या बेसिक्स देखें। आप बेसिक देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आप आराम से पढ़िए। आपको हम रटने की ज़रूरत नहीं देंगे, आपको समझा के भेजेंगे, ये मेरा फुल गारंटी है। ठीक है, अगर आप कम्पिटिटिव लेवल से देखना चाहते हैं तब भी ये आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा जड़त्व के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जड़त्व कहता है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामा अवस्था एक सरल रेखा में समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामा अवस्था अथवा एक सरल रेखा में समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है या परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, अब देखिए जड़त्व जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, उसको हम लोग इनिशिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। दूसरा जो होता है, पहला जो हो गया आपका विराम का जड़त्व हो गया, दूसरा जो हो गया गति का जड़त्व हो गया, जिसको हम लोग क्या है इनिशिया ऑफ मोशन कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
जड़त्व के बारे में, जड़त्व क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इसके डिफिनीशन पे हम लोग चर्चा करते हैं। कहता है जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था बनाए रखती है या अवस्था बनाए रखती है या गति का विरोध करती है, गति का विरोध करती है, गति का विरोध कर। देखिए कहने का मतलब ये है, देखिए सुनिए, एक गति का विरोध करती है या वो अपने परिवर्तन का विरोध करती है। अब देखिए कोई वस्तु जो है यहाँ पे रख दिए या किसी, आप ध्यान से सुनिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं प्रतिदिन हम लोग वॉकिंग करते हैं इसलिए वॉकिंग संभव हो पाता है कि हमारा पैर जो है जमीन को क्या करता है, तिरछा रूप से स्पर्श करता है। हम लोग पैर से क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब हम लोग का बॉडी जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से ये गति हो गया, एक तरह से गति हो गया। ये क्या करता है, हमारा पैर जो है गति का विरोध करता है, तब जाके ये क्या करता है, हमारा बॉडी जो है आगे बढ़ पाता है। ठीक है, और देखिए जड़त्व पे हम लोग आते हैं। देखिए जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, देखिए जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामा अवस्था, अपनी एकदम आराम फरमाता है, विराम की अवस्था में, एकदम विराम की अवस्था में बनाए रखना, मतलब अपने बॉडी को एकदम रेस्ट में रखता है, या वो क्या करता है, गति का विरोध करता है। जैसे आप देखे होइएगा, आप बस या ट्रेन में बैठे होइएगा, ट्रेन का एकाएक चलने से जब वो क्या करता है, एकाएक चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, झुक जाते हैं आगे की तरफ। जब वो आगे से मतलब आगे बढ़ाता है तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और एकाएक ब्रेक मारता है तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सभी चीज़ों का चर्चा हम लोग करेंगे आज। ठीक है, तो आप बने रहिए। ये सभी क्या है, जड़त्व का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम लोग जड़त्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल बचाएंगे। ठीक है, गति के जड़त्व का जो है दो नियम होता है। पहला नियम जो होता है वो क्या होता है, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। दूसरा जो होता है गति का जड़त्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विराम के जड़त्व को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, विराम का जड़त्व क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहला हम लोग विराम का जड़त्व के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। विराम का जड़त्व क्या होता है। देखिए विराम का, इस जड़त्व के कारण वस्तु की विरामावस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। देखिए इसमें क्या कहता है कि इस जड़त्व के कारण, विराम का जड़त्व जो होता है, इस जड़त्व के कारण वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है। विराम की देखिए विराम का जड़त्व जो है, इसमें क्या करता है, वस्तु जो है वो कहता है कि हम विराम में ही रहना चाहते हैं, या इससे रिलेटेड जो वस्तु होता है वो कहता है कि हम जड़त्व में ही, मतलब विराम में ही रहने की प्रवृत्ति है। ठीक है, दूसरा कहता है गति का जड़त्व जो है, गति का जड़त्व थोड़ा सा इसके इंग्लिश वर्ड के बारे में चर्चा कर लेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इनिशिया ऑफ मोशन, इसको कहेंगे इनिशिया ऑफ मोशन, इनिशिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। ठीक है, इनिशिया ऑफ रेस्ट, इनिशिया ऑफ मोशन। ठीक है, लिख दे या फिर रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब कहता है गति का, कह रहा है कि इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था। देखिए हमने जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा था तो उसका जो था सेकंड वाला पारा जो था वो क्या कहता था कि वस्तु जो एक समान गति की अवस्था
में अपनी गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है या बनाए रखने की प्रवृत्ति होता है। लिखिएगा, इस जड़त्व के कारण इस जड़त्व के कारण वस्तु इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में अपनी गति को रखने की प्रवृत्ति होती है या चेष्टा करता है। खूब ध्यान से समझिएगा, अगर आप ध्यान से समझ लीजिएगा ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए, विराम का जड़त्व जो कहता है, इस जड़त्व के कारण वस्तु जो है विरामावस्था में ही रहना चाहता है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता है विरामावस्था से। दूसरा जो है गति का जड़त्व जो कहता है, इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में अपनी गति को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है, एक सरल रेखा में अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग एग्जाम्पल, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। देखिए, विराम का जड़त्व जो है 10-12 है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है, बस का एकाएक चल पड़ने से अचानक उसमें बैठे यात्री जो होता है पीछे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये जो होता है विराम के जड़त्व के कारण होता है। जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद अचानक चल पड़ता है, रुकने के बाद अचानक चलता है तो यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यात्री का पैर जो होता है, पैर के बीच में क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। पैर के नीचे जो होता है वो क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। और उसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है, शरीर जो होता है, जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहता है। शरीर जो होता है क्या होता है, जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहता है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, गाड़ी जब रुकने के बाद चलता है एकाएक तो वो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, कंबल को तेजी से पीटने पर, अगर आप देखे होइएगा जाड़े के दिनों में कंबल जो होता है ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो कंबल को जब पीटा जाता है तो उसका धूल का कण जो होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। दूसरा एंड नेक्स्ट जो है, छड़ी के प्रहार से दरी का धूल जो होता है, दरी आप देखेंगे नीचे बिछाने वाला दरी जो होता है जिसपे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, छड़ी से पीटते हैं तो उसका धूल कण जो होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये जो है विराम का जड़त्व का एग्जाम्पल है। अब देखिए, अगर आप क्या करते हैं, आम के दिनों में आपने क्या किया कि जब आम को तोड़ना होता है तो आप क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं पेड़ पे, ठीक है, और उसके टहनी को जोर से हिलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी पत्तियां और फल जो होता है टूट के नीचे गिर जाता है। वो किसके कारण होता है, विराम का जड़त्व के कारण होता है। फल जो होते हैं वो तो विराम में रहते हैं, ठीक है। जब उसको अचानक से हिलाइएगा तो उसका फल जो होता है उसमें क्या होता है, ये हलचल आ जाता है और वो क्या होता है, आसानी से टूट के नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट जो है, कांच की खिड़की पर जब पत्थर मारा जाता है, तो वो क्या होता है, टूट के चकनाचूर हो जाता है। जब हम लोग फायरिंग करते हैं किसी कांच पे तो वो क्या करता है कि एक होल बना देता है, ये नहीं कि पूरा को तोड़ देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब देखिए, जब हम लोग पत्थर से फेंकते हैं तब पत्थर का एरिया जो होता है वो पूरा फोर्स डालता है पत्थर पे, कांच पे, तो वो क्या होता है, पूरा एरिया जो होता है टूट के नीचे गिर जाता है। और जबकि गोली मारते हैं तो इसका फोर्स जो है इतना तेजी से होता है, इसका गोली का जो होता है वो क्या होता है, फोर्सेबल होता है, तेजी से होता है, और वो जो होता है विरामा अवस्था में रहता है। जो विरामा अवस्था में, मतलब विरामा अवस्था से इसका गति का जो होता है काफ़ी फास्ट होता है, इसलिए वो क्या करता है, होल बना के बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट जो है, कह रहा है कि हथौड़े या कुल्हाड़ी के हत्थे को चढ़ाने के लिए, आप देखिए गांव देहात में कुल्हाड़ी होता है या वो क्या बोलते हैं, कुदाल जो होता है, उसको जब हम लोग डंडे में लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पीटते हैं, ऐसे पीटते हैं। वो किसका एग्जाम्पल है, विराम का जड़त्व का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको शहर में नहीं मिलेगा, देहात में मिलेगा अक्सर। जब वो क्या होते हैं, मतलब निकल जाता है कुल्हाड़ी, जब बाहर निकल जाता है लकड़ी से, तो उसमें जब चढ़ाना होता है तो कुल्हाड़ी को ऊपर लगा देते हैं और
ऐसे ऐसे पिटते हैं तो कुल्हाड़ी जो होता है धीरे 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 अपने जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पानी से भरे ग्लास में अगर पोस्ट कार्ड आप देखे होइएगा छोटा सा या कागज रख देते हैं, ये ग्लास हो गया, ठीक है, इसके ऊपर पोस्ट कार्ड रख दिए, ठीक, इसके ऊपर क्या करते हैं सिक्का रख देते हैं, इसके ऊपर सिक्का रख देते हैं, और कार्ड को जब हम लोग क्या करते हैं जोर से मारते हैं तो सिक्का क्या होता है ग्लास के अंदर गिर जाता है, ये नहीं कि वो पोस्ट कार्ड के साथ बाहर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सिक्का जो होता है वो क्या होता है जड़त्व के नियम के अनुसार वो अपने विरामा अवस्था रखना चाहता है, और पोस्ट कार्ड जो होता है वो क्या होता है गति के नियम को पालन करता है, इसलिए क्या होता है वो विरामा अवस्था में वो गिलास के अंदर चला जाता है। ये सभी हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट ऑफ इनिशिया का। ये सभी एग्जाम्पल जो है क्या है रेस्ट ऑफ इनिशिया का है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बस के रुकने के बाद एकाएक चलने पर यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाता है, ये गति के कौन से नियम के कारण होता है, या ये फर्स्ट लॉ बताएंगे या जड़त्व का नियम बताएंगे। ठीक है, कम ऐसे पूछा जा सकता है कि पेड़ के टहनी को जोर से हिलाने पर उसके फल नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो कौन सी गति के नियम, तो आप बताएंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ बताएंगे या जड़त्व का नियम बताएंगे। ठीक है, अब कांच की खिड़की को जब पत्थर से फेंका जाता है तो वो क्या होता है टूट जाता है और गोली मारने पर आर पार चला जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनिएगा तो आपके जहन में आ जाएगा। ठीक है, ये सभी हो गया विराम का जड़त्व, ये हो गया विराम का जड़त्व। आगे हम लोग चर्चा करेंगे गति के जड़त्व के बारे में। गति के जड़त्व का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट हम लेना चाहेंगे आपसे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, गति के जड़त्व के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। गति के जड़त्व क्या होता है, विराम का जड़त्व तो खत्म हो गया, तो हम लोग गति के जड़त्व के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, गति का जड़त्व का एग्जाम्पल ऑफ इनिशिया ऑफ, थोड़ा सा आप वर्ड देख लीजिएगा इनिशिया क्या होता है, इनिशिया का स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और छूट गया था, जब कैरम बोर्ड की गोटी को, देखिए विराम का जड़त्व में एक छूट गया था, जब कैरम बोर्ड की गोटी को जब हम लोग क्या करते हैं मतलब उसको सजा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्ट्राइकर को जोर से जब मारते हैं तो नीचे वाला गोटी जो होता है, नीचे वाला जो गोटी होता है वो आराम से निकल जाता है, बाकी सब गोटी जो होता है ऊपर ही रहता है। ये किसके कारण होता है, रेस्ट इन इनिशिया के कारण, रेस्ट इन इनिशिया। हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं इनिशिया ऑफ मोशन के बारे में, गति के जड़त्व के बारे में, गति के जड़त्व के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब गति का जड़त्व क्या होता है। गति के जड़त्व के डिफिनेशन को मैंने बता दिया कि ये जो है अपने लगातार गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, अब देखिए गाड़ी के अचानक चल पड़ने से, गाड़ी रुका हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब यात्री जो है क्या है विरामावस्था में है। गाड़ी जो है क्या होता है एकाएक चलता है तो यात्री क्या होता है पीछे की ओर झुक जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, गति के जड़त्व के कारण। दूसरा एग्जाम्पल, दौड़ता हुआ व्यक्ति जो होता है, आप रोज वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं तो आप अचानक नहीं रुक सकते हैं, आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करते हैं, ये किसके कारण, गति के जड़त्व के कारण। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है लंबी कूद, अब लॉन्ग जंप आपको लगाना है, लॉन्ग जंप आप लगाते हैं तो वो क्या होता है, लॉन्ग जंप आप लगाते हैं तो क्या करते हैं अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए थोड़ा आपको रनअप लेना पड़ता है, थोड़ा दूर से दौड़, मतलब आपको वहाँ कूदना है तो आप यहाँ से क्या करेंगे रनअप लेंगे, रनअप लेने के बाद ही आप क्या करते हैं जंप मारते हैं। ऐसा इसलिए होता है गति के जड़त्व, अपने बॉडी को गति में लाने के लिए। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा चीज़ ये होता है अक्सर लोग करते हैं, अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि रेलगाड़ी से जब आप उतरते हैं या बस से जब आप उतरते हैं तो रेलगाड़ी को एकदम से स्थिर हो जाने पर ही आप उतरे या बस को स्थिर हो जाने पर ही उतरे। आपका ज़िंदगी जो है काफ़ी कीमती है, आप अपने जीवन को सेव कीजिए। ठीक है, चलती गाड़ी या चलती ट्रेन से कभी भी मत उतरिए, क्योंकि आपका गति जो होता है आपका बॉडी जो होता है वो क्या होता है मोशन में रहता है, और आपका जो धरती जो होता है वो क्या होता है विराम की अवस्था में होता है। जब आप चलती बस से कूदते हैं तो क्या होते हैं आप पीछे की तरफ चले जाते हैं, गाड़ी आगे बढ़ता है और ज़मीन जो होता है ज़मीन रेस्ट में होने के कारण आप जब कूदते हैं तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, डेंजर होने की मतलब खतरा होने की संभावना बढ़ जाता है। इसलिए आप चलती गाड़ी या चलती रेलगाड़ी से कभी नहीं कूदे। ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। आगे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तब तक आप लेना चाहते हैं तो अगर 1 मिनट हम लिख देते हैं आपको। दौड़ता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुकता, पहला हो गया। दूसरा, आप वीडियो को ऐसा कीजिएगा ना, वीडियो को 2 बार 3 बार इसके एग्जाम्पल को आप रिपीट कर लीजिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा, या आप उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। यहाँ लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1-2 बार इसको रिपीट करके आप देख लें, ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। न्यूटन के दूसरे गति नियम के बारे में, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, दूसरे गति के नियम के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ क्या कहता है, कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब ये है, F जो है, F फोर्स जो है P2 माइनस P1 बाई P2 माइनस P1 बाई T, या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1 बाई T के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए F जो होता है, F इक्वल टू फोर्स होता है, T जो हो गया टाइम हो गया, T हो गया टाइम हो गया, P जो हो गया आपका, P जो है आपका क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। P जो हो गया वेग को दर्शित करता है, वेलोसिटी को, ठीक है। यानी वेग को, समय को और बल को। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1 बाई T होता है, ठीक है। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम फिर अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। देखिए डिफिनीशन लिखिएगा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, इस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर ma होता है ना, F बराबर ma। F हो गया फोर्स, m हो गया मास हो गया, a हो गया एक्सीलरेशन यानी त्वरण, ठीक है। फोर्स आप समझते हैं, ये क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1 बाई T, ये हो गया आपका व्यंजक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि
न्यूटन के प्रथम गति नियम से किस बल का क्या मिलता है, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या होता है, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल जो है, समान वेग से आती हुई, अब देखिए आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्या करते हैं, टेनिस बॉल होता है या डिस्क बॉल जो होता है, जब वो आता है तो हम लोग कैच पकड़ने के लिए उसको क्या करते हैं, हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए करते हैं कि हमारे हाथ में चोट नहीं लगे। अगर हम क्या करेंगे, हाथ को टाइट कर देंगे तो बॉल क्या हो जाएगा, छटक जाएगा और हमारे हाथ को क्या होगा, चोट लगेगा। दूसरा जो है, अगर आप क्या करते हैं, कहीं से कूदना होता है तो गद्दा पे कूदते हैं तो कम चोट लगता है। आप गद्दा पे कूदते हैं तो क्या होता है, कम चोट लगता है, जबकि आप फर्श पे कूदते हैं तो ज़्यादा चोट लगता है। तीसरा जो है, अब देखिए कराटे के खिलाड़ी जो होता है, वो क्या करता है, ईंटा को तोड़ता है। ईंटा को क्या करता है, तोड़ता है। वो किस नियम में आता है, सेकेंड लॉ में आता है। ठीक है, उसके बाद अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए हम लोग हथौड़े का प्रयोग करते हैं। अगर कील को हमको गाड़ना है तो अधिक गहराई में तो हम लोग क्या करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं। ये क्या कहता क्या है, इसको थोड़ा सा देखिए। वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अगर हम लोग कील को अधिक गहराई तक ठोकना है तो हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा इस पर बल प्रहार करना होगा। यह कहता है कि लगाए गए बल क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब बस इतना ही है। आगे हम लोग थर्ड लॉ के बारे में चर्चा करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तीसरे गति के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस आप इस एग्जाम्पल डिफिनीशन को समझ गए तो आपका सब पूरा हो गया। डिफिनीशन में क्या है कि न्यूटन के सेकेंड गति नियम से आपको बल का व्यंजक प्राप्त होता है और न्यूटन के प्रथम गति नियम से आपको क्या होता है, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ जो होता है काफ़ी इंटरेस्टेड लॉ है। थर्ड लॉ जो होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है तथा क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक वस्तु पर ही संभव होता है। जैसे आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारते हैं, जितना जोर से आप थप्पड़ मारिएगा उतना जोर से क्या होगा, वो भी आप मतलब जितना जोर से उसको चोट लगेगा उतना ही जोर से आपको चोट लगेगा। ठीक है, तो ये कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत, इसको एक्शन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर आपसे पूछे क्रिया प्रतिक्रिया लॉ जो कौन सा लॉ है, आप थर्ड लॉ बताइए, न्यूटन थर्ड लॉ होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। आप यहाँ पे प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है। इसके थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय, बंदूक से जब हम लोग गोली छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, पीछे की तरफ धक्का देता है। ये जो क्या हो गया, जितना जोर से जब वो क्या होता है, जब बुलेट निकलता है तो पीछे की तरफ धक्का देता है। जितना तेजी से आगे बढ़ेगा उतना ही तेजी से पीछे की तरफ वो धकेलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया लॉ भी इसको कहते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं, नाव से सवारी करते हैं और किनारे पे हमको जाना रहता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, नाव से जब कूदते हैं तो नाव जो होता है पीछे की तरफ चला आता है। ठीक है, यानी जितना फोर्स हम लोग आगे लगाते हैं जाने के लिए उतना ही फोर्स वो क्या करता है, पीछे की तरफ भी लगाता है। तो इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया लॉ भी कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं,
अगर हम लोग क्या करते हैं, कुआं से पानी खींचते हैं, कुआं से जब पानी खींचते हैं, ठीक है, जब बाल्टी क्या होता है, बाल्टी को हम लोग बांध देते हैं, कुआं में से डाल दिया और खींच रहे हैं, रस्सी अचानक टूट जाता है तो हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, ये किस नियम का एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस आज के लिए बस इतना ही है इस वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है न्यूटन्स लॉ के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था E बराबर mc², ऊर्जा को ना ही आप नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं, ऊर्जा जो है एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने सजेशन जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।